हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है वुमेन लीडरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक टॉपिक है। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम तो तीन देश है। तीन देश की बात किया जाए तो जर्मनी, ताइवान, वन इज न्यूजीलैंड। जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड, ये तीनों जो देश हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में है। जर्मनी की बात किया जाए तो ये यूरोप में है, ताइवान की बात किया जाए तो ये एशिया में है, एंड न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो ये पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों देश अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, लेकिन तीनों देश में एक कॉमन क्या है? ये तीनों देश में कॉमन ये है वुमेन लीडर। तीनों देश में कॉमन वुमेन लीडर कि आगे चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, प्रेसिडेंट या कि चांसलर, वो वुमेन है। तो एक तरीके से देखा गया है कि भाई यहां पर जो कोविड-19 के केस थे, कोविड-19 के केस को वुमेन ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। वहां पर कोविड-19 के कारण बहुत कम डेथ हुई है। इसके अलावा ये यूएसए की वो प्रोविंसेस, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर वुमेन गवर्नर है, तो वहां पर वुमेन गवर्नर है, तो वहां पर भी ये देखा गया कि वहां पर कोविड-19 को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया। तो एक तरीके से एक डिबेट चल गई है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है वुमेन लीडर ज्यादा एफिशिएंसी से काम करती एज कॉम्पेरेटिव मेल लीडर्स के, यानी कि वुमेन लीडर ज्यादा एफिशिएंट है मेल लीडर से। ये एक डिबेट चल गई है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो क्रिटिक्स का कहना है कि भाई आप कैसे जनरलाइज कर सकते हो कि कुछ वुमेन लीडर्स ज्यादा एफिशिएंट होंगी, कुछ मेल लीडर ज्यादा एफिशिएंट होंगे, या कि आप पूरी वुमेन लीडर तो एफिशिएंट नहीं होगी, अगर पूरे मेल लीडर एफिशिएंट नहीं होंगे, तो आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते। आप ये जो कह रहे हो वो ओवर जनरलाइजेशन है। तो इसमें कहा जा सकता है कि ओवर जनरलाइजेशन है। कुछ मेल लीडर ज्यादा एफिशिएंट होंगे, कुछ मेल लीडर कैरिस्मेटिक होते हैं जो क्या करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड-19 को हैंडल करने में। लेकिन एक तरीके से उनके लिए जवाब है जिनका कहना है कि जो वुमेन है, जो फीमेल है, वो कोई काम नहीं कर सकती, वुमेन लीडरशिप नहीं अपना सकती कि वुमेन लीडरशिप के रोल के लिए नहीं बनी हुई है, वो घर का काम करेंगे। तो ये उनके लिए जवाब है कि वुमेन ना केवल वर्कफोर्स में काम कर सकती, ना केवल वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन कर सकती, अपने घर से निकलकर काम कर सकती, अदरवाइज वो पूरे देश को एक अच्छी तरीके से गवर्न भी कर सकती है। तो एग्जाम्पल है एक स्टडी है ईस्टर डफ्लो। ये नोबेल प्राइज विजेता थे और इनके को ऑथर थे राघवेंद्र चट्टोपाध्याय। यानी ईस्टर डफ्लो और इनके जो को ऑथर थे राघवेंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने एक स्टडी की और इसमें पाया कि जो फीमेल लीडर्स होती है वो फीमेल के इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से काम कर सकती है। अब वो किस प्रकार से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर एक फीमेल लीडर है, लाइक अगर एक सरपंच है, देन वो अपने यहां वो जिस रूरल एरिया या कि जिस ग्रामीण क्षेत्र की वो सरपंच है, वहां पे वो ड्रिंकिंग वाटर को अच्छे से उपलब्ध करा सकती है। वो किस प्रकार से करा सकती है? क्योंकि हमारे पैट्रियार्की समाज में, हमारे पितृसत्तात्मक समाज में एक चीज देखी गई है कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया कि मेल क्या करेगा, मेल घर से बाहर जाकर काम करेगा, एंड देन फीमेल क्या करेगी, घर का काम करेगी। तो इट मीन्स जो ड्रिंकिंग वाटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जो जिम्मेदारी होती, वो अधिकांश किसके ऊपर होती है? फीमेल के ऊपर होती। हालांकि कुछ मेल भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं कि वो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धता है, उसे इंश्योर करते हैं।
लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई कुएं से पानी खींच कर लाना, या कि नल हैंडपंप से पानी लाना, या कि तालाब से पानी लाना। अभी ये रिमोट एरियाज में, जो दूर दराज के क्षेत्रों में ये चीजें हो रही है। तो अगर एक फीमेल लीडर होगी देन वो ये चीज को समझेगी कि किस प्रकार से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक फीमेल को ये पानी ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो क्या करेगी, वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहेगी, उसकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि वो ड्रिंकिंग वाटर हर घर में उपलब्ध कराए। तो अगर फीमेल लीडर होगी तो ये इस तरह का काम कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ गया देन यहां पर भी वो अच्छा काम कर सकती है। अगर फीमेल लीडर है तो वो क्या कर सकती है कि पुलिस को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है इसको आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, ताकि अगर फर्दर कोई ऐसी चीजें आती है कि आखिरकार रीजन क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे, कहीं डाउरी तो रीजन नहीं है, या कि कहीं इसके बाद तो और कुछ नहीं होगा, तो आने वाले टाइम में जो महिला है उसे और ज्यादा प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए वो अच्छा खासा काम कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को सेक्सुअली हरास किया जाता है या कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है तो इसमें भी अगर फीमेल लीडर होगी तो इसमें अच्छा काम कर सकती है, उसके कंसर्न रहेंगे। इसके अलावा वुमेन का एम्पावरमेंट भी जरूरी है, जो महिला सशक्तिकरण का भी होना जरूरी है। और ये महिला सशक्तिकरण कब हो सकता है, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप इट मीन स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेंगे। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो महिलाएं अधिकांश होती है जिनके पास किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं होती, और अधिकांश हमने देखा है जो रिमोट एरियाज की होती हैं या कि जो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं, रूरल एरियाज की, वो अधिकांश महिलाएं एजुकेटेड नहीं होती। हालांकि अर्बन एरियाज की महिलाएं एजुकेटेड होती है एंड देन उनका वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन भी होता है, वो पार्टिसिपेशन भी करती है, बट जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है वो अधिकांश नहीं करती। तो अगर उनके अंदर कोई क्वालिटी है देन वो आप वो क्वालिटी को पहचानिए एंड देन उनके लिए आप सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल सकते हैं। या कि इसके अलावा अगर उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है देन आप उन्हें स्किल प्रोवाइड करिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर करना है, हमें हमारे देश को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इस मौके पर हमें सबसे पहले हमारी फीमेल को, हमारी महिलाओं को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, और वो इंडिपेंडेंट हम कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। क्योंकि अगर देखा गया है जो हमारे पैट्रियार्की समाज में रहता है कि अगर महिला अगर फीमेल की बात की जाए तो वो शुरू में अपने फादर के ऊपर डिपेंड रहती है एंड देन आफ्टर मैरिज वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है एंड देन फिर वो अपने बेटे के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये पूरी डिपेंडेंसी को खत्म करना और महिला को इंडिपेंडेंट बनाना, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से किया जा सकता है। और अगर कोई फीमेल लीडर है देन वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर अच्छा काम कर सकती है। और फीमेल लीडर बैंक को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप सस्ता लोन प्रोवाइड करिए, कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करिए। और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप क्राइसिस का सामना कर रही देन गवर्नमेंट उससे, अगर कोई फीमेल लीडर देन उसे थोड़ी इंसेंटिव भी दे सकती है कि भाई उसके कुछ परसेंट वो चुका दे एंड देन उसके बाद कुछ उसे रियायत मिल जाए। तो एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा अब आपको इक्वालिटी भी तो इंश्योर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करना। क्योंकि अगर देखा जाए तो इक्वालिटी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया, मूल अधिकार दिया गया। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया। तो भाई हमें इसे भी तो इंश्योर करना है, राइट टू इक्वालिटी भी तो इंश्योर करना है। तो इसलिए हमें फीमेल लीडर्स का भी होना जरूरी है, भाई मेल लीडर्स के साथ साथ फीमेल लीडर्स भी हो, ताकि हम जो जेंडर पैरिटी उसे इंश्योर कर सके, कि जो जेंडर पैरिटी है या कि जेंडर इक्वालिटी है उसे इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि लोकसभा या कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, या कि कितनी महिलाएं उस इलेक्शन को जीतती हैं, और कितनी महिलाएं गवर्नमेंट में आती, कितनी महिलाएं लोकसभा में आती हैं। तो ये सारी चीजों को भी देखना है कि भाई लोकसभा या कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो कितनी महिलाओं का वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन है, कितनी महिलाओं का वर्कफोर्स में
कंट्रीब्यूशन है। कितनी महिलाएं हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर में काम करती, कितनी महिलाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती, ये चीज भी देखना है। कितनी महिलाओं की स्कूलिंग कंप्लीट होती है, स्कूल एजुकेशन उनकी कंप्लीट होती है। तो ये सारी चीजें भी देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फीमेल लीडरशिप के ये सारे फायदे होंगे एंड देन हमें ये सारी चीजों को भी इंश्योर करना चाहिए। इसके अलावा और डिस्कस करते हैं अगर इसमें हम, तो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन का, जो पब्लिक लाइफ होती है, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन का एक सबसे अच्छा, जो एक तरीके से एक अच्छा एनालिसिस अगर हम कर सके तो उसको देखा जाए तो एक अच्छी डायमेंशन जो है राइट टू वोट है। कि राइट टू वोट अगर किसी को उपलब्ध है देन इट मींस उसका पब्लिक लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो राइट टू वोट में अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे पहले वोटिंग कब हुई थी? 1951 टू 15 1951 से 52 में हमारे यहाँ वोटिंग हुई थी। और हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं थी पहली वोटिंग में, जो एलिजिबल वुमेन्स थी, वो सारों ने ही वोट में पार्टिसिपेशन किया था, उस इलेक्शन में वोट देने में पार्टिसिपेशन किया था। तो एक हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि इसके अलावा और जो मेच्योर डेमोक्रेसी की हम बात करें तो वहां पे वुमेन को राइट टू वोट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। लाइक अगर हम मेच्योर डेमोक्रेसी की बात करें, यूएसए की बात करें या कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज की बात करें, तो यहां पर वुमेन को वोट का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लाइक यूएसए में 1920 में यानी 1920 में वोट देने का अधिकार दिया गया। यूरोप की बहुत सारी कंट्री में वो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद यूरोप की बात किया है तो अधिकांश देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में यानी इंटर वॉर फेस में महिलाओं को राइट दिया गया वोट देने का। अब क्या वॉर में मेल तो लड़ने चले गए लेकिन मेल के पीछे कोई तो काम करेगा, तो उसमें यह किया गया कि भाई फीमेल को कर दिया गया कि उन्हें वोटिंग राइट्स दे दिए गए। और ये देखा गया कि मेल के ना होते हुए फीमेल ने सारे काम अच्छे से किए। तो इसके तहत देखा गया कि भाई फीमेल भी एफिशिएंट है। तो इस तरह से यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में जो इंटर वॉर पीरियड में राइट टू वोट दिया गया। तो ये हो गया। अब हमारे यहाँ जो वुमेन लीडर्स हैं कौन कौन से, लाइक इंदिरा गांधी की बात किया जा सकता है। जब भी हम वुमेन लीडर्स की बात करें, सोनिया गांधी की बात कर सकते हैं, मायावती की बात कर सकते हैं, एंड ममता बनर्जी की बात कर सकते हैं, सुषमा स्वराज की बात कर सकते हैं। तो ये इन लोगों की बात किया जा सकता है। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट किसकी, एनडीए की गवर्नमेंट। तो एनडीए की गवर्नमेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, यानी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है। जो हमारे देश की एनडीए की गवर्नमेंट है उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है ओनली 10%, यानी ओनली 10% रिप्रेजेंट करती है हमारी गवर्नमेंट में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, यानी वुमेन का जो प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसके अलावा और बात करें तो अब 28 स्टेट्स है हमारे, उसमें सिर्फ एक स्टेट में वुमेन लीडर है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी। इसके अलावा कोई दूसरे वुमेन लीडर नहीं है, इसके अलावा सारे मेल लीडर है। इसके अलावा और अगर बात करें तो जो अभी का जो इलेक्शन हुआ है, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जीत कर आई है, यानी इससे पहले इतनी महिलाएं जीत कर नहीं आई थी। तो जो लोकसभा 2019 के इलेक्शन में 14% 14% महिलाएं जीत कर आई, यानी इट मीन ये हाईएस्ट आंकड़े, यानी इससे पहले 14% से नीचे आती थी, 14% से नीचे जीतकर लोकसभा इलेक्शन में आती थी। तो ये हाईएस्ट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन में, यानी जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा जो आंकड़ा है कि हम कौन से रैंक है हमारी, वो 143 रैंक है, 143 रैंक है आउट ऑफ 192 कंट्रीज में, यानी 192 कंट्रीज में हम 143 कंट्रीज हमारी रैंक है। यानी जो जिस देश में सिविल वॉर चल रहा है उनसे भर हम आगे है, और उसके अलावा हम बहुत ज्यादा पिछले हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 143 रैंक। तो ये एक हमारे लिए सोचने वाली बात है। इसके अलावा जो एक देश है रवांडा पर 60% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, जो छोटा सा देश है रवांडा, वहां पर
तो आखिरकार ये सबका सॉल्यूशन क्या है? जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़े उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को मिलना चाहिए। हालांकि पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज के इलेक्शन और जो नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, वहां पे वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन जो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर वुमेन को किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो यहां पर भी वुमेन को रिजर्वेशन देने की जरूरत है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो हमारे देश में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था 1996 में, जो जब एचडी देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी तब किया गया था। उसके बाद ये बिल, फिर उसके बाद 2010 में इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। राज्यसभा से ये बिल पास हो गए, लेकिन उसके बाद ये बिल पास नहीं हुआ। अब क्या है, अब वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करना जरूरी है, बिकॉज हमारे यहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम है। तो हमारे यहाँ की जो नेशनल पार्टीज हैं, लाइक बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, जो अदर पार्टीज है, वो सबको इसमें एक सहमत होना पड़ेगा और वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना पड़ेगा, ताकि वुमेन की जो कैपेबिलिटी है, वुमेन की जो एफिशिएंसी है लीडरशिप में, उसे पूरी दुनिया, उसे पूरा का पूरा देश समझ सके। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वुमेन रिजर्वेशन बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वुमेन लीडरशिप को इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक।